नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज संसद में दोनों सदन हंगामे की भेंट चढ़े। बार बार 11 बजे सदन स्थगित, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। 12 बजे शुरू हुआ तो 12 बज के 31 मिनट तक, कुल 31 मिनट बड़े मुश्किल से कार्रवाई चली सदन की। लेकिन 31 मिनट बाद फिर कार्यवाही स्थगित और सब निकल गए बाहर। वजह क्या? वजह मिडिल ईस्ट की स्थिति, वजह ईरान और इजराइल के बीच जंग, वजह भारत का स्टैंड क्या है, वजह नरेंद्र मोदी युद्ध के 24 घंटे पहले इजराइल में क्या कर रहे थे। बहुत सारे लोग देश में इस बात से संतुष्ट हो गए थे, हालांकि तब भी बहुत गंभीर सवाल थे, लेकिन बहुत सारे भक्त संतुष्ट हो गए थे जब इजराइल के राजदूत ने कहा कि मोदी जी को कुछ पता नहीं था, बेचारे आए थे और द्विपक्षीय संबंध बातचीत हुई। नेतन्याहू और मोदी बड़े अच्छे दोस्त हैं। जब मोदी चले गए वापस, तब इजराइल ने ईरान पर अटैक करने का फैसला किया। उससे पहले ऐसा कुछ था नहीं। अंधभक्तों ने विश्वास भी किया और विश्वास हम जैसे लोगों को दिलाने के लिए कैंपेन भी चलाया। वो बरनाल और क्या-क्या लेकर के आते हैं ना सब सोशल मीडिया में। अब उन सभी भक्तों और अंधभक्तों से मेरी गुजारिश है कि उनके पास जो सामग्री हो इस समय मौजूद, बरनाल वगैरह सब, वो सारा लेकर के जयशंकर के पास जाए। क्योंकि आज भरी संसद में जयशंकर ने मोदी के इजराइल दौरे का सच बता दिया है। अब ये सच अगर आप नहीं देख पाए हैं तो हम आइए साथ में मिलके देखेंगे ये सच क्या है। भरी संसद में ऐसा क्या बोला जो मोदी के इजराइल दौरे के बाद दी गई सफाई के पूरी तरह से विरोधाभास में है। कंप्लीट, पूरी तरह से विरोधाभासी। जरा हेमंत जी को लाइए, फिर मैं खबर आपको दिखा दूं और हेमंत जी से रिएक्शन लेंगे। इसको वीडियो को शॉर्ट ही हम रखेंगे, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा। पहले मैं बता दूं, कई बार कंटेंट से पता होता है हमें कि वीडियो लंबा होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले भैया हेडलाइन लाइए जयशंकर वाली। ईरान जंग पर लोकसभा में हंगामा, राज्यसभा में वॉकआउट। लोकसभा में हंगामा, राज्यसभा में वॉकआउट। विपक्ष चर्चा की मांग पर अड़ा। जयशंकर बोले, अब यहां ध्यान दीजिएगा, जयशंकर बोले गल्फ के भारतीयों को जनवरी में अलर्ट किया था। गल्फ के भारतीयों को जनवरी में अलर्ट किया था। इसीलिए कहते हैं खबरों को बिटवीन द लाइन देखिए तो थोड़ा सा फलक जो है ना वो बड़ा करके देखना चाहिए। फलक बड़ा करके, खाली मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताने के लिए नहीं। जनवरी में गल्फ कंट्रीज में, खाड़ी देशों में भारतीयों को अलर्ट किया था। ये बात भारत के विदेश मंत्री ने संसद में बोली है। इस खबर के भीतर चलते हैं, थोड़ा और डिटेल में, एक बार इसी को पढ़ लीजिए और डिटेल में थोड़ा सा लाइए भैया। सरकार ने कहा हमने भारतीयों को जनवरी में ही अलर्ट कर दिया था। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए सजग है, जयशंकर ने कहा। खाड़ी देशों में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। खाड़ी देशों में शांति और स्थिरता काफी चुनौतीपूर्ण है। भारत सरकार की सभी हालात पर नजर बनी हुई है। खाड़ी देशों के हालात के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। हमारी एम्बेसी नागरिकों के संपर्क में है। हमने जनवरी में भी अलर्ट किया था। ईरान छोड़ने के लिए समय रहते लोगों को बताया था। ईरान छोड़ने के लिए पूरे मिडिल ईस्ट खाड़ी देशों में इन्होंने अलर्ट किया था और ईरान में जो भारतीय हैं उनको समय रहते ईरान छोड़ने के लिए बताया था। फिर अंडरलाइन कीजिएगा लाइन को। एम्बेसी लगातार लोगों के संपर्क में है। हमने समय पर ही अपने नागरिकों को सतर्क कर दिया था, समय पर ही सतर्क कर दिया था। अब चलिए, अब आगे आइए। अब आगे 2-3 खबरें हैं, एक लाइन से देखते जाइएगा। देखिए हेमंत भाई, जरा देखिए, सभी कनेक्शन जोड़ के अभी आप ही पास आ रहे हैं। पीएम मोदी के इजराइल छोड़ने के बाद किया गया ईरान पर हमले का फैसला। इजरायली विदेश मंत्री, जब भारत में चारों तरफ से घेर लिया गया प्रधानमंत्री को, तो फिर आजकल भारत का कोई भी निर्णय, भारत के कोई भी जानकारी भारत से नहीं आती है। वो अमेरिका से आती है, इजराइल से आती है, रूस से आती है, चीन से आती है, कहीं से आवे, बस भारत से नहीं आती है और कहीं से भी आ सकती है जानकारी।
आजकल मोदी के बारे में अगर जानना हो तो आप इंडियन मीडिया मत सर्च कीजिए, तो तत्काल आप जाइए जो है इजराइल या अमेरिका की मीडिया में चेक कीजिए। इजराइल के विदेश मंत्री ने, जब भारत में फंस गए मोदी, तो इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने साफ किया कि प्रधानमंत्री मोदी को ईरान पर हुई हवाई हमलों की पूर्व सूचना नहीं दी गई थी, क्योंकि सैन्य कार्रवाई का फैसला उनकी इजराइल यात्रा खत्म होने के बाद लिया गया था। साल ने रायसीना डायलॉग में बताया कि अमेरिका ईरान की बातचीत की असफलता और ईरान के परमाणु कार्यक्रम और आतंकी संगठनों के समर्थन के कारण यह कार्रवाई जरूरी थी। बिल्कुल जरूरी रही होगी भाई, आप कर रहे हैं तो जरूरी थी। अगली हेडलाइन लाइए। अगली एक पर मत यकीन करिए और देखिए, पीएम मोदी को नहीं थी खबर, उनके भारत लौटने के बाद हुआ ईरान पर अटैक का फैसला, इजराइल ने दुनिया को बताया। चलिए, ये जो हेडलाइन लिखी गई थी जिस दिन ना, ये इनको नहीं पता था कि आगे जयशंकर भी संसद में बोलने वाले हैं। इन्होंने खूब उस दिन लिख दिया कि मोदी जी का काम सेट हो जाए। पीएम मोदी के इजराइल दौरे के बाद आया ईरान पर हमले का मौका, नेतन्याहू के दूत का अहम बयान। अब हटा दीजिए इसको, हटा दीजिए। अब इसके आगे जो भी है बाद में चलाएंगे, यहाँ पे ही रुकेंगे हम। हेमंत भाई, मोदी को कोई जानकारी नहीं थी कि ईरान पर हमला हो सकता है, मैं उस समय में जा रहा हूं जब ईरान पर अटैक हो सकता है। मोदी को अंदाजा ही नहीं था, कुछ नहीं, जानकारी नहीं थी। इजराइल ने कहा है, और जयशंकर कह रहे हैं कि हमने गल्फ में अपने नागरिकों को जनवरी में ही अलर्ट कर दिया था। ईरान में तो यहां तक कह दिया था कि समय रहते आप लोग ईरान छोड़ दो। तो जब जयशंकर ने सबको बताया, तो जरा वो सेवा तीर्थ में रहने वाले नरेंद्र मोदी को भी बता दिए होते कि आप भी सावधान रहो, कि नरेंद्र मोदी भारतीय नागरिक नहीं है, उनको भारतीय नागरिक नहीं मानते क्या जयशंकर? ये क्या है माजरा? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। सबसे पहले तो जो आज जयशंकर ने जो संसद के अंदर बयान दिया है बतौर भारत के विदेश मंत्री, वो भारत जैसे विशाल राष्ट्र के लिए मतलब बहुत बड़ा अपमान और निराशाजनक आप कह सकते हैं। उसमें कहीं युद्ध के मूल चीजों पर कहीं कोई टिक्का टिप्पणी कहीं कुछ नहीं की गई। फॉर एग्जाम्पल, युद्ध कैसे शुरू हुआ, कौन सी शक्तियां थी, कौन सी परिस्थितियां थी, बातचीत के बीच में जिस तरीके से वो बातचीत करे तो उधर झगड़ा कर दिया, खामनेई की हत्या कर दी गई आतंकवादी की तरह, और उसके बाद उस पर एक शब्द भी खामनेई पे नहीं बोला गया। ठीक, लेकिन जो आपने सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पकड़ा, सवाल वही कि विदेश मंत्री ने ईरान उसमें जनवरी में अलर्ट कर दिया था, और प्रधानमंत्री जी युद्ध शुरू होने से 2 दिन पहले इजराइल के अंदर थे। यही बात हुई, इजराइल के अंदर 2 दिन थे। तो जयशंकर के अलर्ट को तो प्रधानमंत्री भी नहीं सुन रहे, तो भारतीय नागरिक कैसे सुनते हैं? जब भारत का प्रधानमंत्री एक एग्रेसर देश की यात्रा पे है, तो जितने भी लोग हैं यहाँ पर मिडिल ईस्ट में, वो तो निश्चिंत नहीं हो जाएंगे इस बात पे कि प्रधानमंत्री जा रहे, सब कुछ नॉर्मल है या कुछ और। और इजराइल ने मोदी जी के दौरे को उसी कवर के तौर पे यूज किया है, ये ध्यान रख लीजिएगा इस बात को। उसी का कवर था वो। आपने जनवरी में अलर्ट कर दिया, मान लो आप जयशंकर की बात, तो आपने अपने नागरिकों को वहां अलर्ट कर दिया, आपने मोदी जी को नहीं बताया कि ये काम होने वाला है? रॉ ने नहीं बताया, आईबी ने नहीं बताया, और जितना सारे का अपने एनए से डोभाल साहब, जो आजकल तो मीटिंगों में सोने भी लग गए, देखा होगा आपने पीछे। तो इतने लोगों की उसके बावजूद भी मोदी जी वहां पहुंच रहे, और वहां का विदेश मंत्री रायसीना डायलॉग में आके ये बता रहा है कि नहीं, मोदी को नहीं पता था। जिस चीज का मोदी को नहीं पता था, उसका जयशंकर को पहले कैसे पता था? सवाल है। जो भाई साहब कैबिनेट होता है ना, जो भारत में कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, इसमें सामूहिक नेतृत्व होता है, इंडिविजुअल नेतृत्व कोई नहीं होता, सामूहिक नेतृत्व। अगर कोई एक व्यक्ति गलती करता है तो उसकी परिस्थिति में प्रधानमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ सकता है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। जब नैतिकता का दौर हुआ करता, इस तरह की चीजें हुआ करती। अब ये तो जनवरी में अलर्ट किए घूम रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी फरवरी के एंड में 28 तारीख को हमला हुआ, 27 को वापस आए। देख लीजिए, रिकॉर्ड की बात है। तो जब भारत का प्रधानमंत्री एग्रेसर देश, आक्रमणकारी देश की यात्रा पर है, तो वहां जितने भी 95 लाख लोग हैं वो तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे ना कि यार सब नॉर्मल है, बातचीत चल रही है। भारत का प्रधानमंत्री इन परिस्थितियों में यात्रा कर रहा है, फिर तो उनके लिए तो उससे बड़ा कोई संकेत ही नहीं। डिप्लोमेसी में संकेत तो बहुत बड़ी, सारी बातें नहीं कही जाया करती, कुछ चीजें समझी भी जाती। पहले इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले भारत आने वाले थे, आपको ध्यान होगा। ऑल ऑफ ए सडन घोषणा कर दी गई कि उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए
वो भारत का दौरा रद्द कर रहे हैं। और फिर मोदी के वहां जाने की घोषणा भी कहां से हुई, तारीख और समय किसने घोषणा की, इजराइल। इजराइल से, इजराइल भारत से से। ऑफिशियल जानकारी बाद में है कि हाँ, मोदी जी फला तारीख को जाएंगे। हाँ, वो सारी की सारी घोषणा वहां से हुई। बाकायदा उन्होंने 2 दिन तक इसको इवेंट बनाया, इसका बिल्डअप किया, संसद के हाँ, अंदर बताया। और जैसे हाँ, मोदी जी वाले नाटकीय अंदाज में उन्होंने क्या कहा, आपको पता है कौन आने वाला है, हाँ, इस तरह की बात उन्होंने कही अपनी संसद के अंदर। डू यू नो हु इज कमिंग हियर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी, द लार्जेस्ट, द कंट्री विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। उसने इस तरीके से मार्केट किया। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री वापस आ गए तो वहां के उस मंत्री ने क्या, आर्मी जनरल ने क्या कहा कि हम पूरी दुनिया को एयर डिफेंस बेचेंगे, एयर डिफेंस सिस्टम्स बेचेंगे। तो जर्नलिस्ट था कोई पढ़ा लिखा आप जैसा, उसने कह दिया कि साहब अपने यहाँ तो असेंबली लाइन ही नहीं है, तो एयर डिफेंस बेचोगे कैसे। तो उसने कहा कि 140 करोड़ भारतीय हमारे लिए एयर डिफेंस का वो बनाएंगे। हम्म। मतलब हमारे हमारी उसमें है, क्या शब्द कहा था कि हमारे हाँ, वो हमारे कब्जे में लिए है बनाएंगे। करके। हाँ, हमारे, हाँ, नहीं, इससे चार, पहले लाइन में नहीं एक था। हाँ, एक 140 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया आर फॉर अस, दैट्स व्हाट ही हाँ, यूज्ड, आर फॉर हाँ, अस, हाँ, हमारे हाँ, लिए है, दे विल बी मैन्युफैक्चरिंग फॉर अस। यानी कि हम भारत में रहते हुए ईरान अपने इजराइल की लेबर के तौर पर काम करेंगे। ये वहां के फौज का जनरल टेलीविजन पे बैठ के कह रहा है। तो हम्म, मोदी जी क्या करके आए थे, आपको पता लगा, दुनिया में किसी को पता लगा, किसी को लगे ना लगे, इजराइल को पता था कि वो कवर के लिए आ रहे हैं, पूरे माहौल में ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आ रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल दिखे, बिजनेस एज यूजुअल दिखे, उस पूरे मोमेंटम को कहीं ना कहीं उस पर ध्यान ना जाए, जो इजराइल बना रहा था, जो अमेरिका के साथ उसका खेल चल रहा था, उसकी भनक ना लगे, बातचीत नॉर्मल लगे, भारत के प्रधानमंत्री का दौरा नॉर्मल लगे, और साइमल्टेनियसली युद्ध की तैयारियां होती रही। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत के विदेश मंत्री जो यहाँ पे कह रहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया था नहीं? अब ये कौन बताएगा? समस्या तो ये है ना, भारत का नौ अपना वायुसेना आर्मी चीफ जनरल नरावणे फंसे हुए कहां पर थे, चाइना बॉर्डर के ऊपर हम्म, फंसे हुए थे ना। वो हम्म, रक्षा मंत्री को फोन करते हैं, रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री को फोन करते हैं, और 3 घंटे बाद कुल मिला के सारे कन्वर्सेशन के बाद जवाब आता है कि जो उचित समझो वो करो। एक घटना वो थी, कोई कम गंभीर घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना है कि सामने जिम्मेदारी पड़ी थी और कैलाश रिजीज के ऊपर सामने वो टैंक आ रहे थे और ये कह रहे थे जो उचित समझो वो करो। और जो उन्होंने लिखा कि आई वॉज फीलिंग अबंडेंट, मुझे ऐसा लगा, नरावणे ने लिखा कि जैसे मुझे अकेला छोड़ दिया गया था। और अब ये घटनाक्रम, वो अपना विदेश मंत्री तो ये कह रहे हैं कि हमने अलर्ट कर दिया था, क्या अलर्ट किया था आपने, हम्म, ये भी बता देते आप। और उनको अलर्ट किया था, अपने प्रधानमंत्री को नहीं किया था। ये तो हम नहीं मान सकते कि हमारे प्रधानमंत्री इतने ना समझे, 12 साल हो गए। हम्म, उनको हम्म, रॉ ने भी बताया होगा किस तरह की तैयारियां। और अगर रॉ ने भी नहीं बताया और जयशंकर ने भी नहीं बताया, फिर तो एक ही बात रहेगी कि रॉ को बंद कर दो और जयशंकर को प्रधानमंत्री बना दो, जैसा आपने कहा, मैं क्योंकि वही वही, हाँ। दूरदर्शी है, वही दूरदर्शी है। और मोदी जी अपने फोटो सेशन कहीं और कर लेंगे। कुल मिलाकर के आशीष भाई, आज जो संसद के अंदर हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है। आप इंटरनेशनली तो अलूफ हो ही हो, आप इस पूरे लड़ाई के उसमें दौर में आप ना 3 में हो ना 13 में, ये हमने बहुत चर्चा कर ली। आज आपने देश के लोगों को भी ये दिखा दिया संसद के जरिए कि यू आर नोवेयर, आप कहीं नहीं है किसी खाते में। आज सरकार ने दिखा दिया। आज क्या था सरकार का खेल, समझिएगा। सरकार का खेल था आज कि किसी तरीके से सारे मामले को कहां ले आओ, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, नंबर्स तुम्हारे साथ है, और विपक्ष को जलील करना। 5 दिन निकल जाएगा, पूरा हफ्ता निकल जाएगा। सिलेबस आ गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। जैसे ही शुरू हुआ, इन्होंने क्या किया, कल रात को लेट नाइट में डेवलपमेंट टीम, इन्होंने, सरकार ने अपनी तरफ से सुओमोटो घोषणा कर दी कि विदेश मंत्री जयशंकर दोनों हाउसेज के अंदर सुओमोटो स्टेटमेंट देंगे, जो मिडिल ईस्ट का वो था। तो रात को इसका बिल्डअप कर लिया अपोजिशन ने कि स्टेटमेंट क्यों देंगे, इस पर तो चर्चा होनी चाहिए। अगर सरकार, पहली बात तो लॉन्ग ड्यूरेशन चर्चा होनी चाहिए, भारत के लिए इसके बड़ी लंबी रेमिफिकेशन है। और अगर लंबी चर्चा नहीं भी होती है तो शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा हो एडजर्नमेंट मोशन दे करके। इसका बिल्डअप रात को ही होना शुरू हो गया था आशीष भाई। और सरकार को ये नहीं, सरकार इस चक्कर में थी कि लोकसभा को तो ऐसे ही टपा देंगे और स्पीकर वाले अविश्वास प्रस्ताव को कर लेंगे। यहां आते ही राज्यसभा और लोकसभा, क्योंकि आपने देखा बजट सेशन के फर्स्ट हाफ में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज एक और हुई, लोकसभा स्थगित थी और राज्यसभा लगातार चल रही थी। तो कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेशन की कमी रही होगी जो विपक्ष ने महसूस की होगी, कि जो सरकार खेल कर रही थी, प्रधानमंत्री जो थे वो बजट के अभिभाषण पर चर्चा, राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा राज्यसभा में देके पार हो गई।
लोकसभा में नहीं बोले। तो इस बार इन्होंने कोऑर्डिनेट किया कि दोनों हाउसेज में एडजर्नमेंट मोशन देंगे मिडिल ईस्ट को लेकर के, और पहले उसमें चर्चा करेंगे, और स्वाभाविक होनी भी चाहिए। भाई साहब, आज की तारीख में जब आप और मैं बात कर रहे हैं, $70 वाला जो क्रूड था वो 115 से 118 पे चला गया है। हाँ, 118। सोच करके देखिए, जो बजट घाटा है वो आप अगर $50 मान लीजिए तेल बढ़ता है, तो भारत के ऊपर खर्चा पता है कितना पड़ा? 65 से $75 बिलियन का आयात बिल बढ़ जाएगा आपको। तो वो कहां से वो ओरिजिनेट हुआ? वो मिडिल ईस्ट के क्राइसिस से हुआ, वो ईरान के ऊपर हमले से हुआ, और उस घटना पे आप चर्चा नहीं करोगे, सुओ मोटो स्टेटमेंट दे दोगे। तो संसद स्टेटमेंट के लिए थोड़ी है भाई साहब, स्टेटमेंट तो वैसे भी टेबल कर दो, आप क्या ही फर्क पड़ता है उससे। संसद तो चर्चा के लिए है, उस चर्चा से भागने के लिए इनको इस बात से कोई मतलब नहीं आशीष भाई कि संसद चाहे 1 घंटा भी ना चले, दे हार्डली मोदर। उनको जो काम करना है 1 महीने का काम 20 मिनट में चेयर करवा देगी। आप ज्यादा चूचपाक करोगे आपको सस्पेंड कर देंगे। चलिए बात, आप नाए नाए करते रहिएगा, वो हाय हाय करके और कह देंगे आई थिंक आईज हैविट एंड बिल इज पास्ड। किसान बिल कैसे पास हुए थे? कृषि बिल ऐसे पास हुए थे, तमाम बिल जो सरकार के लिए वो थे ऐसे ही पास करते हैं। ये जो घटनाक्रम है ना, जयशंकर ने 3 दिन पहले रायसीना डायलॉग में क्या क्या कहा था वो ध्यान होगा आपको। ईरान का शिप डूब गया, वो क्या कह रहे थे, अगर आपका सवाल सीरियस है तो मैं सीरियस जवाब दूं। वहां यूरोप में जाके क्या बोले, वी नीड, यूरोप के अंदर बैठ के वहां तमाम लोग बैठे स्टेज पे, वी नीड पार्टनर्स नॉट प्रीचर्स। एरोगेंस देखिए, हमें सहयोगी चाहिए, हमें उपदेशक नहीं चाहिए। अपने होस्ट कंट्री में को कह रहे हैं वो, यूरोप को पूरे को। फिर क्या हुआ कि जब पूछा एक सवाल, दूसरा सवाल था कि वेयर वाज यूएस, और फिर उन्होंने वही आंखें मटका के जैसे वो करते हैं, बड़े नाक से बोलते हैं कि यूएस वाज इन यूएसए। तो आज दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं बचा जो इस आदमी की जो जो मैं कहता हूं ना, जो एरोगेंस, इसकी एरोगेंस, इसकी नासमझी या इसकी हाई हेडेडनेस, आप कुछ भी कह लो, वो देश को तो करवाती है बदनाम हर जगह। देश का तो नाम नीचे होती है, जबकि कैरियर डिप्लोमेट है। प्रधानमंत्री की भी फॉल्ट लाइंस को ये आदमी रह रहकर एक्सपोज करता है, रह रहकर। वरना जो आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का आइसोलेशन देखा आशीष भाई, उसके बाद तो इस आदमी को सबसे पहले बाहर करना चाहिए था। और उसका सबसे बड़ा संकेत कहां मिला था, अगर आपको ध्यान हो तो, कि शशि थरूर उधार का सिंदूर कहां भेजा गया था? पहले तो अमेरिका सांसदों के साथ, और वहां से आते ही रशिया भेजा गया। उस समय क्या था, बहुत सारे लोग कहा करते, आपसे मेरी चर्चा हुई थी एक दिन, एक शो हमने किया था दोनों ने, आपसे चर्चा हुई तो आपने कहा हेमंत भाई क्या ये विदेश मंत्री बन सकते हैं थरूर? मैंने कहा किसी कीमत पे नहीं बनेंगे। आपने कहा क्यों? मैंने कहा हमराज है वो। भाई सुब्रमण्यम स्वामी चाइना के जब वो राजदूत थे, उनके बारे में तमाम ज्ञान देते हैं ना। नहीं, देखिए, हरदीप पुरी और जयशंकर को हटाने की मोदी की कुवत नहीं है। मोदी सर केवल शीर्षासन कर लें, उनकी कुवत नहीं है कि जयशंकर को और हरदीप पुरी को हटा दें। बहुत बड़े खतरे हैं। जयशंकर का क्या है भाई, जयशंकर, मोदी का झोला तो हमको नहीं पता, लेकिन जयशंकर का झोला उठ जाएगा। जयशंकर का परिवार कहाँ रहता है, कहाँ की नागरिकता है जयशंकर की? यूएस चल में, देंगे। यूएस में। हाँ, और उसके बाद वहीं से पूरा पूरा कुंडली बता देंगे, जो सुब्रमण्यम स्वामी बताते हैं, सेवा पानी। हरदीप पुरी बिटिया कहाँ कहाँ उसके बंगले हैं, जो है स्विट्जरलैंड से और कहाँ कहाँ अमेरिका तक। क्या है उनका? उन लोगों के पास वाकई झोला है। झोले में हालांकि डॉलर है, पैसा है, सब है, लेकिन जो झोला है वो झोला उनका उठ जाएगा। इनका दिक्कत है, इनकी कुवत नहीं है हटाने की। आप कह रहे हो ना, उस दिन जयशंकर ने रायसीना डायलॉग्स में कहा ना कि अगर आपका सवाल सीरियस है तो मैं जवाब दूं। वो गलत नहीं कहे थे। मैं कई बार इसलिए आपसे इसी बात पर हम लोग की असहमति होती, गलत नहीं कहा था। जयशंकर को ये पता है, जयशंकर को ये बात पता है कि 12 साल से इस देश में सर्कस चल रहा है, तो सर्कस में कभी कोई सीरियस हुए नहीं, सब क्लाउन्स हैं। कभी कोई गंभीर बात ही नहीं हुई। इस देश में 12 साल में क्या क्या सवाल आपने सुने हैं? आम चूस कर खाते हैं कि काट कर? आप 18 घंटे काम कैसे कर लेते हैं प्रधानमंत्री जी? आपको इतनी ऊर्जा कैसे मिलती है प्रधानमंत्री जी? यही सवाल हुए हैं ना। और उस महिला ने पूछ लिया सवाल इतना गंभीर, तो जायज था। जयशंकर का कहना जायज था कि सीरियस हो क्या, अगर सीरियस हो तो मैं सीरियस जवाब दूं। जयशंकर देखिए बहुत ईमानदार आदमी है, आज भी उस ईमानदारी पैसे दिया। जयशंकर, आप नहीं कहा ना
कि रह रह करके मोदी की फॉल्ट लाइंस को एक्सपोज करते हैं जयशंकर। जयशंकर ने वहां भी एक्सपोज किया था फॉल्ट लाइन को। ये हमारी आपकी कमी है कि हम लेट समझे। जयशंकर इशारा करते हैं, इशारा कर देते हैं कि ऐसे जैसे जो है ना कि आप किधर देख रहे हो, इधर देख रहे हैं, उंगली इधर, गर्दन इधर। तो वो इशारा करते हैं। उन्होंने जब कहा कि सवाल सीरियस है तो उन्होंने इशारा किया कि 12 साल से जिस देश में सर्कस चल रहा है उस देश में ऐसा सवाल होना थोड़ा सा चौंके थे। उन्होंने ये इशारा किया था। अब मैं आता हूँ कार्यक्रम खत्म करते करते, जरा किरण रिजिजू को सुनवा दीजिए, सुनाइए लोकसभा में। आप लोग क्या एक परिवार, एक आदमी पूरा देश का महाराजा है क्या? इस देश में संविधान है, इस सदन में रूल है, आप लोग अपना ही दिया वाला रूल को नहीं मानते हैं। मैं कांग्रेस के जो थोड़ा सीनियर है, जो सीनियर इस हाउस में रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ थोड़ा अंतरात्मा में झांक के देखिए। आप जो ये हरकत कर रहे हैं, ये इससे क्या भला हो रहा है देश का, और संसद का गरिमा को आप लोगों ने कितना गिराया है। अध्यक्ष महोदय, मैं खंडन करना चाहता हूं और फिर से आंदोलन करता हूं। जो प्रस्ताव आप लोगों ने लाया है, अनावश्यक जो प्रस्ताव लाया है, उस पर चर्चा करने के लिए हम लोग पूरा तैयार है। आप हिम्मत है तो अभी शुरू करो, हम लोग चर्चा के लिए तैयार है। मैं आपको क्या कह रहा था, मैंने आपको क्या कहा था कि जो ये मिडिल ईस्ट वाला जो क्राइसिस है वो सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन आ गया। हाँ। सिलेबस की तैयारी थी नो कॉन्फिडेंस मोशन की, विपक्ष के साथ गाली गलौज करने की, संख्या बल के आधार पे उनको जलील करने की। आप एक बात चाहिए ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन आशीष चित्रांशी के खिलाफ है, लाया मैं हूं, ठीक, चर्चा करनी मुझे है। आपको क्या परेशानी हो रही है, आपको क्या जल्दी हो रही है कि नहीं मेरे खिलाफ अभी लाओ, अभी लाओ? क्या क्या कह रही है आदमी कि भाई तुम संसदीय कार्य मंत्री हो यार, इतने बड़ा डेवलपमेंट हो गया, पूरी दुनिया देख रही है कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, बेड़ा गर्क हो गया पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का। ये कह रहा है नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बात कल हो जाएगी, तेरे को क्या जल्दी। लेकिन समस्या क्या है कि मिडिल ईस्ट पे मुंह नहीं खोल सकते आप, तो फिर ये मुंह नहीं खोल सकते। ये बिरला पे क्यों करना चाहते हैं चर्चा? वो बिरला बोलने में कई बार बिल्ला टाइप का निकलता है, तो सॉरी बिरला। तो ओम बिरला पे चर्चा क्यों करना चाहते हैं? ओम बिरला पे चर्चा में ये अपने वही जो आपने कहा संख्या बल के हिसाब से बम्बार्डमेंट करेंगे, ये और तो कहीं नहीं कर पाएंगे, वहां करेंगे। फिर पता है क्या, ये भी नहीं है कि संसदीय परंपराओं की चर्चा हुई, मुझसे लिखवा लीजिए आप, और आप लोग चर्चा होगी तो देखिएगा संसदीय परंपराओं की, संसदीय मर्यादाओं की, मावलंकर से लेकर जाखड़ तक, और जाखड़ से लेकर संगमा, और संगमा से लेकर के इनके अपनी स्पीकर सुमित्रा महाजन तक की चर्चा नहीं करेंगे। ये नहीं, इनके अपनी स्पीकर सुमित्रा महाजन इनसे कभी हजम नहीं हुई थी। आपको बताऊं बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। सुमित्रा महाजन तो मतलब था पहली बार में उल्टा बयाना ले लिया था, सीनियर थी तो उनको जो है बना दिया और उल्टा बयाना हो गया। सुमित्रा महाजन को नहीं, सुमित्रा महाजन पे भी चर्चा करने के लिए नहीं तैयार होंगे। ये कहेंगे क्या, बिरला ने वो कर दिया। अब देखिए क्या, एक परिवार की वजह से, भाई बिरला पर अविश्वास प्रस्ताव ही का मामला है तो एक परिवार से क्या लेना देना है? बिरला के अविश्वास प्रस्ताव का एक परिवार से क्या लेना देना, क्या लेना देना? कोई मुझे बता दे कि राहुल गांधी का कोई खेत एक आध बीघा जोत लिया हो बिरला ने, या बिरला की बाउंड्री जो है खिसका दी हो राहुल गांधी ने, क्या लेना देना है? कोई बता दे। मोदी से और राहुल गांधी से अगर एक बार कोई कहे कि हाँ जी निजी तौर पर टकराव है, समझ में आता है। अरे बिरला से क्या लेना देना है? सदन में स्पीकर की भूमिका छोड़ दी जाए तो बिरला कौन सा पॉलिटिकल ऐसा वो है और है कि बिरला कोई लेना देना है? कोटा में जिसका कोटा नहीं उससे कह रहे हो कि उससे क्या लेना देना भाई एक परिवार का? लोग बता रहे। अब मैं आपको बताता हूं, ये कहा आज ये जो है कह रहे हैं कि हम अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करो। अभी कहा ना हेमंत जी ने कि मिडिल ईस्ट पर चर्चा करने की इनकी हिम्मत नहीं है। मिडिल ईस्ट पर अब मैं आपको खाली एक पढ़कर बताता हूं, फिर वीडियो चला दूंगा हेमंत भाई। दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो लोकसभा की कार्रवाई का संचालन करने के लिए चेयर पर जगदंबिका पाल आए। जगदंबिका पाल ने कहा कि सदस्यों की ओर से कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस प्राप्त हुआ है, किसी को भी माननीय अध्यक्ष ने अनुमति प्रदान नहीं की है। याद होगा वीडियो देखा था, एक बार चला भी देंगे। किसी को भी अनुमति नहीं प्रदान की है माननीय अध्यक्ष ने।
इस पर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। असदुद्दीन ओवैसी जो पढ़े लिखे और बहुत काबिल हैं, बैरिस्टर हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया। अभी आपके पास आता हूं, सुनिएगा बस एक लाइन। पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया। ओवैसी रूल बुक लेकर खड़े हो गए। अब इस चेयर पर बैठना मतलब, चेयर पे बैठने का मतलब थोड़ा है कि उनको रूल सब पता ही है। वहां पर तो पूरी टीम है उनके पास सपोर्ट करने के लिए। ओवैसी पढ़ लिख करके दुरुस्त, वो रूल बुक लेके खड़े हो गए। इस पर जगदंबिका पाल ने ओवैसी को टोकते हुए कहा, कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। अब सुनिएगा, कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे पूरी अथॉरिटी है। जगदंबिका पाल ने अपनी बात पूरी की और इसके बाद कहा कि कौन सा नियम आप बता रहे हैं, वो नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है। वाकई कोई नियम नहीं है। जगदंबिका पाल ने कहा कि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अभी आया नहीं है, अभी आया नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव पर अभी चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने इसके बाद अपनी बात में थोड़ा बदलाव करते हुए कहा, अपनी बात में ही क्या होता है, मुंह के आगे मैदान जो कहते हैं आप, उसमें फंसे वो। फिर उन्होंने अपनी बात में थोड़ा बदलाव करते हुए कहा कि अध्यक्ष की अनुमति से इसे मैं खारिज करता हूं। इसके बाद पीठासीन जगदंबिका पाल ने लिस्टेड बिजनेस लेने शुरू किए, विपक्षी बेल में आए और जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। जरा पाल जी का वीडियो दिखा दीजिएगा। अब देखिए, रूल बुक लेके आदमी खड़ा है, कह रहे कोई नियम नहीं है। हाँ, बस काइंडली टेक योर सीट प्लीज। माननीय सदस्यगण, कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और माननीय अध्यक्ष नहीं, नो पॉइंट ऑफ, नो पॉइंट, नो नो लेकिन मैं नहीं, इस क्यों, अब आप बैठ जाएं, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। नहीं, now I have नहीं, you must go. पूरा पढ़ लेता हूँ। I have full authority. I used to conduct the house. I have full authority, Mr. ओवैसी। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय अध्यक्ष जी के खिलाफ आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। अभी अविश्वास प्रस्ताव पे कोई चर्चा नहीं हुई। आज वो उसका एजेंडा है, और आज माननीय अध्यक्ष का आदेश मैं पूछना चाहता हूं कि अगर माननीय अध्यक्ष के खिलाफ नहीं, बिल्कुल नहीं, माननीय अध्यक्ष के खिलाफ आप बैठ जाएं, आप सब लोग बैठ जाएं, कृपया आप लोग बैठ जाएं, कृपया आप बैठ जाएं, नहीं, बैठ जाइए, कृपया, नहीं, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाएं, कृपया। देखिए, कौन सा नियम आप बता रहे हैं, वो नियम नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, कोई नियम नहीं है। अगर अध्यक्ष आज होनी है, इसलिए मैं अध्यक्ष के अनुमति से स्थगन प्रस्ताव को खारिज करता हूं। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3। हेमंत भाई बस आशीष कंक्लूड भाई, करिए। आपने देखा कितने हाफ रहे हैं, कितने बुरे तरीके से ही इज लैकिंग कॉन्फिडेंस, ही इज नॉट एबल टू स्पीक विद कन्विक्शन, केवल टाल रहे हैं। भाई आशीष चित्रांशी ने कोई बात कही कि रूल नंबर 100 तो मैं उस रूल को खोल करके काउंटर करूंगा ना कि नहीं ये या ये रूल बुक में एग्जिस्ट ही नहीं करता, या इस रूल में ये है, तुम गलत कह रहे हो, कुछ भी नहीं भाई, ये रूल ही नहीं। हाफ रहे थे वो। अगर आपने बिटवीन द लाइंस बॉडी लैंग्वेज देखी है उनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ये गलत नंबर डायल हो गया, गलत कुर्सी में बैठा हुआ। ही वाज ट्राइंग टू डिफेंड द इंडिफेंसिबल व्हिच वाज नॉट पॉसिबल। तो वैसे में क्या करते हैं, कभी कहते हैं कि चेयर ने मना कर दिया है, कभी कहते हैं मैं ऑथोराइज्ड हूं। आपने दिखाया ना भी सारा कि उनके भी आप पे मैं कर रहा हूं। कहीं तो एक जगह रुक जाओ। असलियत आशीष भाई क्या है, जो भी चेयर पे बैठा है ना,
वो आदमी चाहकर भी न्यूट्रल नहीं रह सकता इस दौर में। क्यों? उसका बेसिक कारण हम सबको समझना पड़ेगा, इस देश को भी समझना पड़ेगा, और वो बहुत साधारण सी एक लाइन। ये संसद, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ये चर्चा परिचर्चा का सदन है, ये चर्चा टालने का नहीं है। स्थगन प्रस्ताव आपने पहले भी जिक्र किया, कितने मंजूर हुए आज तक? कैसे होंगे वो? जब सरकार स्थगन प्रस्ताव आप लाते हो चर्चा के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन ले आओ चाहे लॉन्ग ड्यूरेशन ले आओ, अगले तो मेंशन भी नहीं करने देते कि नहीं 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 नहीं, नहीं 0 आवर में कर लेना फलाना। तो बेसिकली क्या है कि कोई भी चेयर हो, उस चेयर पे आप भी बैठ जाओ, अगर आप क्या करोगे? या तो धनखड़ बन जाओ। एक स्टेज के धनखड़ तो भाई साहब संघ के ऐसा वो करते थे डिफेंड कि संघ खुद भी नहीं कर सकता, मोहन भागवत भी डिफेंड नहीं कर सकते, वो संघ को उस तरीके से डिफेंड करते थे, एकलव्य थे। ठीक, अल्टीमेटली उन्होंने एक कदम उठाया क्या कि रात को नौकरी चली गई। तो इस चेयर पे जो लोग बैठे हुए, पहले वो लोग होते थे स्टालवर्ट्स, सोमनाथ चटर्जी याद होंगे, और तमाम के आपने नाम लिए सबके होते थे। अब माफ कीजिएगा, मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता, दर्शक समझ जाएंगे। अब चेयर पे जो लोग बिठाए जाते हैं वो क्या है, उनका नामकरण भी अगर दर्शक ही तय कर रहे तो ज्यादा बेहतर है। मैं और आप उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहेंगे। फिर याद दिला दूं, संविधान निर्माताओं ने जो 2 सदनों की व्यवस्था की थी, वो चर्चा परिचर्चा, डाइसेंट, डिसीजन, डिबेट, वो सारा प्रोसेस था एक। इन्होंने उस सारे को खत्म कर दिया। यही गुजरात मॉडल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वहां कोई भी बैठ जाए, सरकार का आदमी होगा तभी बैठेगा, और सरकार को उन चीजों को डिफेंड करना जो डिफेंड हो नहीं सकती, तो फिर वो हाफेगा ही, फिर वो आए बाएं साई करेगा, और तो कुछ करेगा नहीं। वो यही कहेगा रूल एग्जिस्ट नहीं करता। भाई रूल कहां एग्जिस्ट नहीं करता? बताइए, उसने रूल मेंशन किया है, आप बताओ उस रूल में क्या है, या किताब खोल के दिखाओ। आपके पास तो पूरा सेक्रेटरिएट बैठा है भाई, वो जो नीचे टेबल पे जितने लोग बैठे हुए कौन है वो? दे आर देयर टू असिस्ट यू, दे आर देयर टू असिस्ट यू। वो वहां सांसद जो बैठे हैं वो तो रूल पढ़ करके आते हैं। चेयर को तो रूल, भाई साहब रूल का सब रूल, फला पैरा ये पैरा नीचे से दिया जाता है कि साहब ये है, ये बोल दो आप रियल टाइम में। तो आप उसको ये कह रहे हो कि ये रूल नहीं है, वो पढ़ रहा है वहां से, फिर कौन सा रूल बुक आप दिखा दो अपनी कि इसमें नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो ये चेयर पे जो लोग बैठे हैं, मैं उनके बारे में कोई शब्द उसके कहना नहीं चाहता। वास्तव में आपने सीपी राधाकृष्णन साहब आए तो हमें लगा था कि कुछ दिन तो शायद मामला ठीक चलेगा, धनखड़ की छाया, उस दिन गलत हो गया था, मैंने माफी मांग ली थी आपसे। जो पिछले जब फर्स्ट सेशन बजट का जो हुआ पहले पार्ट के अंदर, मैंने कहा था जिस तरीके से खड़गे को नहीं बोलने दे रहे थे वो, और खड़गे कुछ भी गलत नहीं कह रहे थे भाई। तो यहां तो ये कि विपक्ष का नाम लेते ही पर्सोना नॉन ग्राटा, जो ये चाहेंगे वो होगा, तो उसमें तो कोई बन जाए उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो जो कद्दावर लोग होते थे, अब उनकी बजाय उस तरह के लोगों को चेयर पे बिठाओ कि सरकार जो चाहे वैसे कर लो, शोर होता रहे, आप आयज और नायज करा के अपनी छुट्टी मारो। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक बाय द वे। इसको लोकतंत्र नहीं कह सकते। चलिए, राधा कृष्णन के बारे में कभी आप लोग उम्मीद ही मत पालिए। धनखड़ तो एकलव्य थे, तो आज का अर्जुन आ गया है, तब कहां से आप लोग सोच रहे हो? हाँ ये तो पुराना निशानची है सब। ये कुछ नहीं, आप ये सोच लीजिए, जिसमें अब तक इतना दिन हो गया डिप्टी स्पीकर क्यों नहीं बनाया? परंपराओं के मुताबिक डिप्टी स्पीकर विपक्ष से रखना पड़ता है, तो स्पीकर की अनुपस्थिति में डिप्टी बैठ जाएगा आसन पर, और डिप्टी आसन पर बैठ जाएगा तो कम से कम उतना देर, जितना देर बैठेगा उतना देर तो मुश्किल होगी। नहीं तो फिर स्पीकर बेचारा वॉशरूम में भी न जाए, इस चक्कर में डिप्टी न बैठ जाए, इस चक्कर में वॉशरूम जाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए डिप्टी स्पीकर नहीं है, इसीलिए ये आसन का पैनल है। एक पैनल होता है आसन का, उसी पैनल में से घुमा घुमा करके किसी को भी बिठा दिया जाता है, ये पैनल से बिठाया जा रहा है। डिप्टी स्पीकर होता है तो स्पीकर के ना रहने डिप्टी स्पीकर जाता है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं होता है तब पैनल से कोई आता है, या बड़ी लंबी 16 घंटे और 12 घंटे की किसी विषय को गई चर्चा, तब पैनल के लोग दिखते हैं। नहीं तो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर नॉर्मली दिखते हैं। बहुत चीजें हैं, सब मोदी जी बदल रहे हैं, क्योंकि विश्वगुरु बनाना है तो बदलना तो पड़ेगा भाई, कुर्बानी करनी पड़ेगी। ये मैंने भक्तों से बहुत सुना है कि कुछ तो कुर्बानी करनी पड़ेगी, आप लोग विश्वगुरु नहीं बनने दे रहे हो, तो कुर्बानी का हिस्सा है, दीजिए कुर्बानी। कुर्बानी ईरान वाले युद्ध में भी बहुत हो रही है, उसी पर चर्चा चाहिए था। भारतीय मरे हैं। आज सुबह आंख खुलने से पहले 15 लाख करोड़ रुपए डूब गए। आंख खुलने से पहले सवेरे बच्चे 9, सवा 9 बजे उठे होंगे, तब तक 15 लाख करोड़ रुपया डूब गया। 15 लाख करोड़ रुपया ऑल टाइम लो पर, भारत के इतिहास का सबसे निचले स्तर पर रुपया चला गया। क्रूड पहुंच गया $118 पर।
आप सोचो, अभी हेमंत जी ने जैसे कहा 70-80 बिलियन का एक्स्ट्रा लोड आ जाएगा, लेकिन कहो नरेंद्र, मजा आ रहा, लीजिए मजा, हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।